नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका पुराना और प्यारा दोस्त रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं सभी लोग। वर्ष 2025-26 की इस पहली क्लास में मैं रविकांत त्रिपाठी देवरिया से आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, ये जो यूपी बोर्ड है जिससे आप सभी पढ़ रहे हैं, पिछले दिनों मैंने ऐसे एक बात में कहा कहीं पर कि एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। इस वर्ष भी 2025 की जब परीक्षा हुई तो लगभग 54 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। तो हमारे एक साथी और हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड तो ये है, इससे बड़ा भी कोई बोर्ड है क्या? एशिया के अलावा यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में, कहीं ऐसा है जो इससे कोई बड़ा बोर्ड, इससे बड़ी छात्र संख्या का कोई बोर्ड चलता हो? मेरे पास जवाब था नहीं। यानी इस विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है यूपी बोर्ड, और इस विश्व के सबसे बड़े बोर्ड के एक छात्र होने के नाते हम सभी को बहुत बहुत बधाई। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं? हाँ कहिए, कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास। तो आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए हमने कहा है आज से हमारी पढ़ाई शुरू। क्यों आज से हमारी पढ़ाई शुरू? आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इस विषय का निरूपण अगर करना हो, इस विषय को अगर सही तरीके से एक्सप्लेन करना हो तो काफी लंबा समय चाहिए होता है। फिर भी मैं रविकांत त्रिपाठी प्रयास करूंगा कि आपको न्यूनतम समय में अधिकतम यानी मिनिमम टाइम स्पैन में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए इसकी तरफ लेके चल सकूं। जहां पे विभिन्न प्रकार की हमारी किताबें देखेंगे जो छपती हैं, 300-300 400-400 एमसीक्यू वो लोग छाप देते हैं, और हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि कितना याद करें, कैसे याद करें। तो मैं इसलिए आज की ये जो क्लास लेके आया हूं, और ये वेरी फर्स्ट क्लास क्यों है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन ही यही आता है, 5 नंबर का गद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न, और 5 नंबर का प्रश्न आएगा पद्य साहित्य के इतिहास से। गद्य यानी प्रोज और पद्य यानी पोएट्री। तो 5 नंबर का क्वेश्चन गद्य साहित्य के इतिहास से आएगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा? पद्य साहित्य से आएगा। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो ऐसे सभी लोग जो रविकांत त्रिपाठी पर भरोसा करते हैं और मुझ पर भरोसा करके हमारे चैनल आरएमटी एकेडमी पे जुड़े हैं, आप सभी के प्रति कृतज्ञ अभिवादन करता हूं, सादर साधुवाद देता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जुए हैं उन सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। अति सम्माननीय शिक्षक वृंद, अभिभावक एवं प्राचार्य आदि जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए जुए हैं, आप सभी के प्रति सादर अभिवादन। कैसे हैं सभी लोग? ये बात पुनः बता दीजिए हमें, फिर हम काम शुरू करते हैं। आज का जो विषय है 10 नंबर को मुट्ठी में करना है, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना है कि तरीका क्या है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना एक अच्छा पैटर्न हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को याद कैसे करेंगे, ये बड़ी समस्या होती है। तो मैंने इसको बहुत आसान बनाने का प्रयास किया है, आइए साथ साथ मिलकर बनाते हैं। अगर बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ। वो टाइम स्टेप्स कौन कौन से हैं जिन टाइम्स में अलग अलग खंडों में रचनाएं हुई, और उन खंडों का नामकरण कैसे हुआ। तो हम सबसे पहले अगर पीछे देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले जो टाइम स्पान हमको मिलता है किस चीज का? गद्य साहित्य का। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज का? गद्य साहित्य का, यानी प्रोज सेक्शन की बात करेंगे। तो अगर गद्य सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो गद्य लेखन है वो सही हालत में हमारे पास कब पहुंचा है? तो वो पहुंचा है बच्चों 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी का मतलब क्या हो सकता है? ये 13वीं शताब्दी कौन सी हो सकती है? हाँ, 13वीं शताब्दी कौन सी हो सकती है? किसको कहेंगे 13वीं शताब्दी? सन 1201 से लेकर के 1299, जहां पे सन 1300 प्रारंभ हुआ होगा। हाँ, ये जो शताब्दी का जो समय है ना, ये 13वीं शताब्दी है। तो कुछ इसके आसपास हमारा ये गद्य का खंड शुरू होता है, लेकिन हमारे पास 19वीं शताब्दी में यानी सन 1850 के आसपास आकर के भारतेंदु जी का जन्म होता है। ये भारतेंदु जी कौन है? इनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम है बच्चों?
भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ही वह साहित्यकार हैं जिसने हिंदी गद्य को सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे बेहतर साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने का काम किया। यानी हिंदी गद्य के साहित्य को मतलब बस सही तरीके से अरेंज करना और उसको बेहतर स्वरूप प्रदान करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतेंदु जी ने किया है। भारतेंदु जी के पहले का जो गद्य है यानी 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक का कुल मिलाजुला के एवरेज अगर देखें तो लगभग 650-700 साल का ये जो टाइम स्पान है, इस टाइम स्पान में कोई इतना बड़ा साहित्यकार ऐसा नहीं हुआ जिसके नाम पे हम इसको तोड़ करके अलग से पहचान सकें। तो हमने क्या किया है कि भारतेंदु जी के पहले का जो युग है वो चाहे जो था जैसा था उसको हमने एक नाम दे दिया है और वो है पूर्व भारतेंदु युग, अर्थात भारतेंदु जी से पहले का युग। इसे नाम दिया गया प्राचीन युग। देखिए मेरे साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है और वो ये है कि प्लीज पेंसिल लेके बैठिएगा। पेंसिल, एक कॉपी या कोई पन्ना अगर मिल जाए तो भाई साहब मुझे और अच्छा लगेगा लिखने के लिए, ताकि जो जरूरी चीजें हैं इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ बोलूंगा और उसको आप रख सकें। ठीक है, तो प्लीज एक बात मेरी समझ लीजिएगा, मैं वो तो ईमानदारी से निवेदन कर दूं कि मात पिता अरु गुरु के बानी। किसकी किसकी? माता, पिता और गुरु, इन तीन लोगों की जो बाणी है ना, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। बिना विचार किए शुभ जान के कर लेना चाहिए। किसकी किसकी वाणी? माता, पिता और गुरुजी, इन तीनों की बात को बिना विचार किए मान लेना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं और वो निवेदन ये है कि बच्चों कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मजा आएगा। और फिर मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि 96 नंबर पाने की जो संकल्पना है वो आज ही तय होगी। नींव की मिट्टी आज ही पड़ेगी और जीव नींव की मिट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी तो हमारा जो बिल्डिंग है, जो हमारा जो कंगूरा सबसे चमकदार तैयार होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो भारतेंदु जी के पहले का जो समय है यानी 1850 के पहले का जो समय है वो समय पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 1850 वाला में। 1850 के आगे बढ़ते हैं, 1850 से लेके 1900। वैसे अगर लिटरेरी तरीके से देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये भाई साहब वही हैं जिन्होंने कक्षा 10 में मित्रता नामक निबंध लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचकों में अगर किसी का नाम आता है तो वो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया? ये पूरा का पूरा विभाजन का जो काम है उन्होंने किया। तो सन 1868 यानी 1868 से लेकर के 1900 यानी 1900 तक के मध्य का जो समय है, 1868 से उठाते हैं और 1900, ये जो कालखंड है इस कालखंड को इन्होंने नाम दिया है भारतेंदु युग, अर्थात भारतेंदु जी का युग। ये अगर देखा जाए तो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सबसे बेहतरीन काल था। इसको हम लोगों ने हिंदी गद्य का पुनर्जागरण काल भी कहा है, इसी को हिंदी का नव जागरण काल भी कहा है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिएगा, हिंदी गद्य का पुनर्जागरण काल कौन सा है? तो यही भारतेंदु युग जो है वही इसका पुनर्जागरण काल है। इसी भारतेंदु युग को नव जागरण काल भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और नोट करिएगा साथ में, नव जागरण का अग्रदूत संबोधन किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बच्चों नव जागरण का अग्रदूत यह संबोधन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि नव जागरण के अग्रदूत यही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यकीन बता रहा हूं, अगर जो चीज मैं बता रहा हूं बच्चों ध्यानपूर्वक अगर आपने सुन लिया और एक बार केवल कान में हेडफोन लगा के पूरी तरीके से इसका मनन कर लिया, ईमानदारी से बता रहा हूं किसी कंपटीशन में आप फेल नहीं होंगे। ये मामला सिर्फ और सिर्फ मैं बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, इन फ्यूचर अगर कोई बड़ा कंपटीशन भी आपका आएगा तो आप उसको भी हंसते खेलते निकाल ले जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है तो। 13वीं शताब्दी से लेकर के 1850 यानी 1850, 55, 60, 68 ये है आपका पूर्व भारतेंदु युग।
1850 कह लीजिए या 1860 कह लीजिए, 1868, ये थोड़ा सा 2-4-10 साल आगे पीछे चलता है, कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो सबसे व्यवस्थित काल विभाजन है, 1868 से लेकर 1900 के मध्य का मामला क्या है, ये है भारतेंदु युग। अब 1900 से आगे बढ़ते हैं और 1900 से आगे चलेंगे 1922 ईस्वी तक, ये है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग किसके नाम पे है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने कक्षा 11 में एक पाठ लिखा था, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। शायद आपको याद आ रहा होगा, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसने लिखा? ये वही है भाई साहब। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य साहित्य को साहित्यिक रूप देने वाले सबसे बड़े साहित्यकार हैं। इनके समय में हिंदी गद्य का सबसे परिमार्जित क्या कह सकते हैं स्वरूप सामने आया। शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली की रचनाएं अगर हुई हैं तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हुई हैं, जिसका नाम है द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर 1922 के मध्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला नाम आता है शुक्ल युग का। ये वही शुक्ल युग है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे चलता है और इसकी समय सीमा है 1922 से लेकर 1938 तक। क्यों? क्योंकि द्विवेदी युग की सीमा थी 1900 से 1922। तो जो शुक्ल युग है यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं, तो इस आधार पर शुक्ल जी के नाम से चलता है और इस शुक्ल युग की समय सीमा है 1922 से लेकर 1938 के मध्य। क्लियर? अब देखिए, शुक्ल जी के बाद का जो युग है, शुक्ल जी के बाद का जो युग है उसका नाम किसी साहित्यकार के नाम पे नहीं पड़ा, बल्कि शुक्ल जी के ही नाम पे इसका भी नाम चला, शुक्लोत्तर युग। उत्तर माने बाद में, शुक्ल जी का उत्तर, उत्तर माने होता है बाद में, शुक्लोत्तर युग। अब इसी शुक्लोत्तर युग को अगर हम पद्य के दृष्टिकोण से देखें, काव्य के दृष्टिकोण से देखें, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? छायावादी युग। क्या कहेंगे? छायावादी युग। छायावादी युग कहेंगे। जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक और उन्नायक थे, इस वजह से इसको प्रसाद युग भी कहते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद इसी युग में थे, तो इस वजह से इसको हम लोग, ये सारा मामला शुक्ल युग का है। ध्यान रखिएगा, अभी शुक्लोत्तर की बात नहीं कर रहा हूं, इसी शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग कहते हैं। शुक्ल युग के बाद का जो है वो शुक्लोत्तर युग है। इसकी समय सीमा कहां से चली है? 1938 से 1947। लेकिन शुक्ल युग को हम छायावादी युग नाम से भी जानते हैं। इसी को जयशंकर प्रसाद की वजह से प्रसाद युग भी बोलते हैं, प्रेमचंद की वजह से प्रेमचंद युग भी बोलते हैं। क्लियर? अब आगे शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947। अब जो शुक्लोत्तर युग है वही छायावादोत्तर युग हुआ, क्योंकि छायावाद के बाद का है। प्रसाद युग इसका नाम था, तो इसका नाम हो गया प्रसादोत्तर युग, और इसका नाम प्रेमचंद युग भी था, तो इसका नाम हो गया प्रेमचंदोत्तर युग। अब आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में जो बहुविकल्पी आया है वो कहां से कैसे आया है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। और कॉन्सेप्ट एकदम शुड बी क्रिस्टल क्लियर। हाँ, कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि जहां कंफ्यूजन एक बार घुसा वो सब बर्बाद कर देगा। जीवन में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं घुसना चाहिए। कोशिश करिए, न समझ में आए 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार पूछिए। मैं आपसे विनम्रतापूर्ण निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, जहां न समझ में तुरंत पूछिए। लाइव कमेंट में देख रहा हूं, पूछिए। अगर मैं न बोलूं तो ना, आप पूछो यार, जहां न समझ में वहीं से पूछिए। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमने क्या देखा कि पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी से 1868, उसके बाद भारतेंदु युग 1868 से 1900, फिर द्विवेदी युग 1900 से 1922, फिर शुक्ल युग 1922 से 1938, शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947। अब 1947 के बाद का जो समय चल रहा है बच्चों, इसे हम कहते हैं स्वातंत्र्योत्तर युग, यानी स्वतंत्रता उत्तर, स्वतंत्रता के बाद का युग। और ये वर्तमान तक की कंडीशन है। जो वर्तमान में अभी करंट की स्थिति है, ये सब का सब स्वातंत्र्योत्तर युग ही कहा जाता है। किसी भैया किसी बहन को यहां तक कोई दिक्कत? कहिए। और अगर मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और यदि मेरी बात आप तक पहुंची है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि हां सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्लीज। दूसरी बात, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर पसंद आ रहा हो तो। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और जानकारी, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं या एनसीईआरटी जिसको कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हैं
तो हमारा दूसरा चैनल आरएमटी गुरुकुल, प्लीज उसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सीबीएसई बोर्ड का कंटेंट आरएमटी गुरुकुल पे अवेलेबल हो रहा है डे बाय डे रेगुलर। तो प्लीज अगर आप क्लास 10th या 12th के हैं, आई थिंक 9, 10th, 11, 12, हाँ चारों है वहां पे, 9, 10th, 11, 12 सीबीएसई बोर्ड का जो कंटेंट है वो हमारे चैनल आरएमटी गुरुकुल पे अवेलेबल है। यूपी बोर्ड का जो कंटेंट है वो आरएमटी एकेडमी पे अवेलेबल है, आप दोनों जगह देख सकते हैं। ठीक है, शानदार। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलें आगे, कहिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास। अब आता है मामला, हमने पढ़ा तो बहुत कुछ, पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, लेकिन जो हमारा सिलेबस है फॉर 2025-26, हमें इनमें से, ये जो पीछे हमने पढ़ा ना, इनमें से हमें सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? एक हमारा ये शुक्ल युग 4 नंबर और एक ये शुक्लोत्तर युग 5 नंबर, ये दोनों बस हमें पढ़ना है। इस वजह से इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे, बाकी से फोकस थोड़ा कम करेंगे। हम क्लियर करेंगे, फोकस छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शत्रु को कभी हल्के में नहीं ले सकते। परीक्षा में कब कहां से क्या पूछ देगा अब यह हमको भी नहीं पता, इसलिए शत्रु को हल्के में नहीं लेना। परीक्षा हमारा, हाँ ध्यान रखिएगा, जो हमसे बदला लेने के लिए खड़ा है उसको हल्के में नहीं ले सकते। फिलहाल हम आपको बस ये निवेदन करेंगे कि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग ये दोनों ज्यादा जरूरी है, तो हम पहले इस पे काम बेहतर करते हैं। ठीक है, आइए शुक्ल युग के बारे में जानते हैं। प्रमुख निबंध, ये क्या है भाई, चल भाई इधर। प्रमुख निबंधकार और प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से इस युग का नाम क्या पड़ता है? शुक्ल युग पड़ता है। ये बात अभी 10 मिनट पहले हम लोगों ने आपस में डिस्कशन भी किया था कि ख्यातिलब्ध निबंधकार और ख्यातिलब्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ता है? शुक्ल युग पड़ता है। अब ध्यान देंगे आगे, फिर मैं कंटेंट लेके चलता हूं। प्रमुख नाटककार, हां, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे बड़े नाटक देने वाले, हां, प्रख्यात नाटककार। ये नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अजात शत्रु ये क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये बड़े नाटक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ ये बड़े नाटक हैं, जिसको लिखा है किसने? हाँ कहिए, हाँ 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 कहिए कहिए, किसने 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 लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। वेरी गुड, तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो प्रमुख नाटककार और लेखक जयशंकर प्रसाद के नाम पर इस युग को हम लोग प्रसाद युग भी कहते हैं। ये सामने आपके, मैंने इसीलिए इसका कलर बदल दिया है। इतना ही नहीं, फिर बात करेंगे उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट क्यों? गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, ऐसे बड़े उपन्यास देने वाले ये कालजयी उपन्यास हैं। मैंने जो नाम पढ़े, गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये क्या है? ये मुंशी प्रेमचंद के ख्यातिलब्ध उपन्यास है। याद करिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे बड़े उपन्यास देने वाले प्रेमचंद के नाम पे इसका नाम प्रेमचंद युग भी है। ध्यान रखिएगा, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग। साथ ही इस युग का नाम छायावादी युग भी है। अब ये छायावादी युग का मामला क्या हुआ? तो एक हमारे साहित्यकार हैं पंडित मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन पूछा था 2024 की परीक्षा में, नोट करिएगा, 2024 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि छायावादी युग के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बच्चों, छायावादी युग का सबसे पहला जो नामकरण छायावादी युग किया गया है, मतलब छायावाद नाम, छायावाद शब्द सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया है तो वो है पंडित मुकुटधर पांडे। याद रखिएगा, इस युग की विशेषता क्या है? शुक्ल युग की, जिसे हम छायावादी युग भी कहते हैं। तो इस युग की विशेषता क्या है कि इसमें सौंदर्य, हृदय स्पर्शी, कलात्मक और लाक्षण, लाक्षणिकता और प्रेम भावनाएं यानी श्रृंगार परक रचनाओं का सबसे ज्यादा सृजन यहां हुआ है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? अब भी 2025 में पूछा था, बड़ा क्वेश्चन है।
अभी 2025 में पूछा था छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, तो बच्चों नोट करिएगा, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? कल्पना की प्रधानता और रहस्यवाद। ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। ये पॉइंट वहीं से मैं लाया हूं जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा गया था, याद रखिएगा। छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कल्पना की प्रधानता और रहस्यवाद। ये शुक्ल युग यानी छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अगर हम बात करेंगे शुक्ल युग के जो प्रमुख आलोचक कौन रहे, तो ये नोट करने वाली चीजें हैं आपके लिए कि शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार, कई बार पूछ देता है कि यह साहित्यकार किस युग का है या इनमें से शुक्ल युग का साहित्यकार कौन है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये ख्यातिलब्ध आलोचक हैं जो शुक्ल युग में रहे। पहला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इन्हीं के नाम पे इसका नाम शुक्ल युग पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। ख्यातिलब्ध आलोचक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये इस युग के ख्यातिलब्ध आलोचक हैं। अगर हम बात करेंगे निबंधकारों की, तो देखो भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आप में बहुत अच्छे निबंधकार भी हैं। इनका निबंध मित्रता आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 10 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका निबंध अभी अशोक के फूल हम लोग को पढ़ना है, अशोक के फूल अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे सिलेबस में। बाबू गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री रहे, याद करिएगा। ये डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश सरकार में 2023 या 24, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन 2023 या 24 में क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, ये उत्तर प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री रहे। और वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका अभी हम लोग निबंध आगे पढ़ेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, पहला ही चैप्टर मिलेगा हम लोग को, राष्ट्र का स्वरूप। ये लोग, ये सभी शुक्ल युग के लेखक हैं। अब क्वेश्चन अगर पूछ दे माता भूमि किस युग की रचना है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि माता भूमि वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया निबंध है। इससे पता चलता है कि चूंकि वासुदेव अग्रवाल शुक्ल युग के हैं, इसलिए माता भूमि शुक्ल युग की रचना है। खोपड़ी इतनी खोलनी पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट इतना ब्रॉड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन क्या पूछेगा? माता भूमि या पृथ्वी पुत्र कल्पलता, ये किस युग की रचना है? अगर पूछा तो ऐसी रचनाओं पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, ये सब डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल की रचनाएं हैं और वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्ल युग के लेखक हैं, इसलिए ये रचनाएं शुक्ल युग की हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि आपके किताब में संकलित राष्ट्र का स्वरूप निबंध किस युग में लिखा गया? अब आप फंसे कि राष्ट्र का स्वरूप किस युग में लिखा गया? अरे राम राम, ये कहां से क्वेश्चन आ गया भाई? तो कहीं से नहीं आया। राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है वो माता भूमि नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। माता भूमि निबंध संग्रह लिखा है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल शुक्ल युग के लेखक हैं, इसलिए राष्ट्र का स्वरूप शुक्ल युग में लिखा गया निबंध है। समझ में आया? कहिए हां या नहीं। नहीं आया तो नहीं लिखिए, हां आया तो हां लिखिए, जो अच्छा लगे लिखिएगा कमेंट में। अगर हम प्रमुख उपन्यासकारों की बात करें, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब इनके उपन्यास हैं। प्रेमचंद के उपन्यास तो पक्का याद रखिए बबुआ, कभी ना कभी पूछता, अभी भी पूछा था 2025 में भी, याद करिएगा 2025 में भी पूछा था प्रेमचंद के उपन्यास। भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद, अभी इनका हम लोग को श्रद्धा मनु पढ़ना है अपने ही पाठ में। हाँ, श्रद्धा मनु, इनका प्रमुख उपन्यास कंकाल, प्रमुख उपन्यास तितली, प्रमुख उपन्यास कंकाल है, तितली है, इरावती अपूर्ण उपन्यास, ये इनके उपन्यास है बड़े, याद रखिएगा। चतुरसेन शास्त्री, ये लोग शुक्ल युग के बड़े निबंधकार हैं, क्षमा करिएगा उपन्यासकार हैं। ये क्या है? उपन्यासकार है। ये उपन्यास बढ़िया बढ़िया लिखा इन लोगों ने। अगर बात करेंगे नाटककारों की, तो जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक है इनका, जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक है इनका, अजात शत्रु नाटक है इनका, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब क्या है? नाटक है जयशंकर प्रसाद के। उपेंद्रनाथ अश्क, सेठ गोविंद दास,
उदय शंकर भट्ट, और एक नाम मैं बड़ा ले रहा हूं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नोट करिएगा, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसी शुक्ल युग के लेखक हैं। हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसी शुक्ल युग के लेखक हैं। सतर्कता के साथ याद करिएगा, बड़ा मामला है, सोच लीजिए। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं हो तो बताइए। मेरी बात अगर समझ में आ रही हो, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो, आप तक मेरी बात पहुंच रही हो, दिल से बताइएगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ना आ रही तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और चूंकि आज ये हमारी पहली क्लास इस सेशन की, अब डेली आपकी क्लासेस चलेंगी, इसलिए जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगी मुझे बताते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आरएमटी गुरुकुल जिस चैनल पे अभी आप पढ़ रहे हैं, ये आपका अपना प्यारा चैनल है, इसको शेयर करिएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए सजेस्ट करिएगा कि वो आरएमटी गुरुकुल पे चले जाएं। हम लोग अभी आरएमटी एकेडमी पे हैं, सॉरी यार मैं पहले गुरुकुल बोल दिया। अभी हम लोग आरएमटी एकेडमी पे हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम लोग आरएमटी गुरुकुल पे रहेंगे। क्लियर? आइए, प्रमुख कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। कहानियां कफन, कहानियां ईदगाह, कहानियां बूढ़ी काकी, कहानियां मृतक भोज, ये सब मुंशी प्रेमचंद की बड़ी कहानियां हैं। ठीक, उसके बगल में नाम आया पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या लिखूं, कक्षा 10 में था। पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र आदि इसके पहले मतलब बहुत अच्छे कहानीकार हैं। तो अगर मैं थोड़ा स्क्रीन से किनारे हो जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नोट्स इसका जरूर बनाइएगा, हमारे कहने पे मत जाइएगा कि शुक्ल युग के अच्छे और बड़े साहित्यकारों का नाम आपके पास आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा ताकि भविष्य में आपके पास काम आए। और स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में मत रखिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा कागज पे कहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की, क्योंकि शुक्ल और शुक्लोत्तर यही दो युग आपको पढ़ने हैं, यही दोनों आपके पाठ्यक्रम में है। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है? छायावादोत्तर युग। आप कमेंट करो ना भाई, मैं देख रहा हूं आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ रहा हूं। शुक्लोत्तर युग जिसका नाम है छायावादोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के बाद आने की वजह से इसका नाम है क्या? शुक्लोत्तर युग। नाटक के क्षेत्र में, एकांकी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है इस युग में। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के उन्नायक हैं, तो जयशंकर प्रसाद के बाद आने की वजह से इसका नाम प्रसादोत्तर भी कहलाया, क्योंकि शुक्ल युग का नाम जयशंकर प्रसाद से प्रसाद युग भी था ना, तो जाहिर सी बात है जब शुक्ल का शुक्लोत्तर हुआ तो प्रसाद का प्रसादोत्तर हुआ। उसी हिसाब से अगर प्रेमचंद की बात करेंगे तो चूंकि उसका नाम प्रेमचंद युग था तो इसका नाम प्रेमचंदोत्तर युग हो गया, है ना। चलो बात करेंगे इसके बाद को, छायावाद के बाद आने के कारण भाई साहब इसका नाम क्या हो गया? छायावादोत्तर भी हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि छायावाद की जो प्रमुख विशेषता थी, कल्पना की प्रधानता, यह था ना, हम लोगों ने देखा था। एक बार फिर से इसको मैं ले आता हूं वहीं पे। इसमें क्या कहा था इन्होंने? कल्पना की प्रधानता, यानी हवाबाजी, सोच सोच के कुछ भी लिख देना। यही वो युग है जिसके लिए कहा गया था जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कुछ भी कल्पना करके लिख दो हवा में। लेकिन जहां तक बात करेंगे हम लोग छायावादोत्तर की, तो कहते हैं कल्पना से इतर यानी कल्पना से परे जाके यथार्थवादी घटनाओं का विकास इस युग में हुआ है। अगर हम साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, डायरी, ये ऐसी विधाएं हैं जिनका विकास छायावादोत्तर युग अर्थात शुक्लोत्तर युग में ज्यादा हुआ है। किसका किसका? संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या डायरी, इनका विकास अगर हम बात करेंगे तो शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग या प्रसादोत्तर युग या प्रेमचंदोत्तर युग, जो कह लीजिए, में ज्यादा हुआ है। अब बात करेंगे इसके जो प्रमुख साहित्यकार हैं। अगर हम बात करेंगे छायावादोत्तर तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आलोचक के रूप में पहुंचेगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल युग यानी छायावादी युग में भी थे और शुक्लोत्तर युग में भी हैं आलोचना के क्षेत्र में। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग में भी थे, शुक्लोत्तर युग में भी हैं।
लेकिन डॉक्टर नगेंद्र आए, गुलाब राय आए, नामवर सिंह आए, ये बड़े नाम और आए जो शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं। ये शुक्ल युग में नहीं थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, गुलाब राय और नामवर सिंह, ये वे नाम हैं जिन्होंने शुक्लोत्तर युग में आकर के आलोचना के क्षेत्र में अच्छा काम किया, आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा लिखा। अगर हम बात करेंगे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकारों की, तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन रहे? तो शुक्लोत्तर युग में बहुत सारे ऐसे साहित्यकार जिन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में अच्छा काम किया, जैसे धर्मवीर भारती, यशपाल। अच्छा, ये यशपाल केवल उपन्यासकार नहीं है, यशपाल कहानीकार भी है, पर्दा इनकी बड़ी फेमस कहानी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जीवनी परक उपन्यास लिखने के लिए इनका नाम आता है। शेखर एक जीवनी, इन्होंने ऐसा जीवनी लिखा जो उपन्यास की शक्ल में है। शेखर एक जीवनी इनका उपन्यास है। क्वेश्चन पूछा था 2024 में, याद रखिएगा। आई थिंक 2023 2024 दोनों में लगातार ये क्वेश्चन पूछा है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो लिखने में क्या लगता है? शेखर एक जीवनी, हाँ, ये तो जीवनी होगा, नहीं, ये उपन्यास है। किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। नोट करिएगा, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, नोट करिए। अब ये चूंकि क्या है, अगर मैं कैमरा घुमा सकता दिखा दे, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, ये एकाएक दिमाग में आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, बाद में फिर मैं भूल जाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी संजोग से मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता दिया हूं, नोट कर लीजिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया शेखर एक जीवनी, यह उपन्यास बहुत बड़ा उपन्यास है। तो प्रमुख उपन्यासकारों में बात करेंगे, धर्मवीर भारती, यशपाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेव, जिनकी कहानी अभी पंचलाइट हम लोग पढ़ेंगे। इनका एक उपन्यास है मैला आंचल, इस मैला आंचल पे फिल्म बनी थी, ठीक है ना। राघव आर्य, ये बड़े ऐसे उपन्यासकार हैं। एक बार फिर से देखिए, धर्मवीर भारती, यशपाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेव और राघव आर्य। अगर हम कहानीकारों की बात करेंगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यशपाल उपन्यासकार तो है ही, यशपाल बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं। इनकी कहानी पर्दा बड़ी फेमस कहानी है। भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, बहुत बड़ा नाम है। अभी अभी 2025 में क्वेश्चन था, आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। याद करिए, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, माता पिता गुरु की बात का चिंतन नहीं करते, मान लेते हैं। मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए बेटा, आप एग्जाम में जब आएगा ना तो आप याद करोगे कि हाँ यार, रविकांत सर ने कहा था। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, बहुत बड़ी रचना है विष्णु प्रभाकर की। हाँ, इसके बाद बात करेंगे अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री, ये बहुत अच्छे कहानीकार हैं जो शुक्लोत्तर युग के हैं। रेखाचित्र और संस्मरण में अगर बात करेंगे तो महादेवी वर्मा, गिल्लू, बहुत अच्छा इनका रेखाचित्र है, संस्मरण कह सकते हैं, गिल्लू, सोना, हाँ, ये है इनके संस्मरण। रामवृक्ष बेनीपुरी, बहुत अच्छे संस्मरणकार हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भाई साहब अभी हम लोग को पढ़ना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, रॉबर्ट नर्सिंग होम में अभी अपने इसी किताब में पढ़ना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। भाई साहब ये संस्मरण शुक्लोत्तर युग का है। हाँ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का अभी हम लोग को पढ़ना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, अपने इसी किताब में है पाठ, आई थिंक तीसरा पाठ ही है क्या। तो महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये बहुत अच्छे रेखाचित्र और संस्मरण लेखक हैं। बात करेंगे आत्मकथा के बारे में, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बहुत बड़ा आता है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसी युग के आत्मकथा लेखक हैं। हरिवंश राय बच्चन, हाँ, अमिताभ बच्चन के पूज्य पिताजी, हाँ, अमिताभ बच्चन बिग बी, उनके पूज्य पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी। पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये लोग कौन है? ये आत्मकथा लेखक हैं। और अगर जीवनी पे चर्चा करेंगे तो विष्णु प्रभाकर हैं, अमृत राय हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि का नाम बहुत प्रमुखता से आता है। ये लोग कौन हैं? ये जीवनी लेखक हैं। ये कौन से लोग हैं? जिन्होंने जीवनियां लिखी हैं। तो ये नाम, मैं एक बार फिर से किनारे हो जाता हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े नाम है, इनका नाम आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास इनका नाम है तो मैं विश्वास दिलाता हूं परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होने पाएगा। तो ये अगर जितना कंटेंट मैंने अभी बताया, केवल इतने की तैयारी अगर मेरे बच्चों आप अच्छे से कर लेंगे, यकीन बता रहा हूं 5 में से 3 नंबर 4 नंबर का काम अभी हो गया। और अभी हमारा 6वें पेज पे है, 10वें पेज तक हमको जानना है, 4 पेज और है, 15 मिनट का वीडियो भी और खींचेगा ये।
आगे 15 मिनट तक अभी क्लास अभी और ये चलेगी, लेकिन उसके बाद मैं यकीन से बता रहा हूं कि 10 नंबर पे अगर किसी का कब्जा होगा तो आपका होगा। यह मेरा चैलेंज है, यह मेरा विश्वास है, और यह विश्वास मेरा तब है जब वर्ष 2023 में भी मैंने 6-7 स्टेट टॉपर दिया था, 2024 में मैंने 5 स्टेट टॉपर दिया था, और 2025 आने वाला है आपके सामने। रिजल्ट आज आ जाए कल आ जाए, चैलेंज कर रहा हूं, स्टेट टॉपर मैं ही दूंगा और अपने चैनल पर अपलोड भी करूंगा, देखिएगा। स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 3, स्टेट रैंक 5, स्टेट रैंक 9, सब पे कब्जा हमारा होता है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं बड़े संतोष के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। तो जितना कह रहा हूं बेटा नोट कर लीजिएगा। ये भाषण देने के पीछे उद्देश्य यही है कि मेरे पे विश्वास करिए, नोट करिए। बबुआ नहीं आएगा तो जो नहीं सो, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। आइए बात करते हैं काव्य साहित्य के इतिहास पे। यह गद्य साहित्य का इतिहास था। जब काव्य साहित्य का इतिहास चलेगा तो कैसे होगा? तो काव्य साहित्य के इतिहास का जब विभाजन करेंगे तो बच्चों सबसे पहला नाम आएगा आदिकाल, जिसका नाम वीर गाथा काल भी है। इसका एक नाम और भी है, सिद्ध सामंत काल। इसका एक नाम और है, चारण काल। अब ये कहां कैसे हुआ है इस पर अभी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल जानिएगा कि जो आदिकाल है इसका नाम वीर गाथा काल भी है, इसका नाम चारण काल भी है, और इसका नाम सिद्ध सामंत काल भी है। कहीं कहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी सतर्कता जरूरी है। इसकी जो समय सीमा है 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी के बीच की सीमा आदिकाल कहलाती है, यानी वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल या चारण काल। जो भी आपको समझ में आवे, जैसे आवे, प्रश्न जैसा पूछेगा आपको बताना पड़ेगा। राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है, नोट करिए। जी हां, पेन इसीलिए मैंने उठाने के लिए बोला था। यह आदिकाल का जो समय है इसी कालखंड को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, और इसी कालखंड को आई थिंक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद डॉक्टर रामकुमार, जहां तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल नाम दिया है। जबकि इसी कालखंड को, मुझे एक सेकंड का समय दीजिए, मैं किताब भी उठा लेता हूं प्लीज। गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती की संभावना मैं नहीं चाहता हूं आपके साथ छोड़ूं। तो मैं इसको एक बार किताब भी मैं ले लेता हूं, और किताब के साथ साथ मैं इस चीज को थोड़ा क्लेरिफाई करके चलूंगा। सीताराम बस एक सेकेंड। हाँ, अब देखेंगे इसको कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी को चारण काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है, और इन्होंने खुद, क्या नाम है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, इसको आदिकाल कहा है। यानी यही आदिकाल के कितने नाम हो गए बच्चों? 4 नाम हो गए। आदिकाल नाम शुक्ल जी का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आदि नाम किसका दिया हुआ है? शुक्ल जी का। यानी हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने इसको कहा था आदिकाल। वीर गाथा की घटनाएं ज्यादा लिखी गई तो इसका नाम हुआ वीर गाथा काल, और इसी को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, और इसी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल भी कहा है। समय सीमा 993 से लेकर 1318 ईस्वी के मध्य। फिर बात आते हैं पूर्व मध्यकाल। ये पूर्व मध्यकाल का समय किसे कहते हैं? तो बबुआ 1318 से लेकर 1643 ईस्वी के बीच का जो समय है वो है पूर्व मध्यकाल। इसको हम लोग भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। पूर्व मध्यकाल का नाम क्या है बच्चों? भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल की समय सीमा है 1643 से लेकर 1843 ईस्वी को। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों इस रीतिकाल वाले का नाम श्रृंगार काल भी है, यह ध्यान रखिएगा। उत्तर मध्यकाल, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल और चारण काल, 4 नाम आदिकाल के बनते हैं। पूर्व मध्यकाल का बस एक नाम है भक्ति काल, ठीक है। लेकिन उत्तर मध्यकाल को हम लोग रीतिकाल तो कहते ही कहते हैं, इसके साथ साथ इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। और आगे चलेंगे 1843 के बाद से, वही 1843 1850, भारतेंदु जी का युग जैसे ही आया, यहां से पद्य साहित्य का आधुनिक काल शुरू हो जाता है।
गद्य साहित्य का आधुनिक काल 1947 से शुरू हुआ, याद रखिएगा, गद्य साहित्य में आधुनिक काल 1947 से शुरू हुआ था। जबकि पद्य साहित्य में, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ये पद्य का मामला है, तो पद्य के मामले में देखना बच्चों, आधुनिक काल कब शुरू हो गया? सन 1843 में। मेरी बात समझ में आई? ये आधुनिक काल कब शुरू हो गया? 1843 में। किसमें? पद्य में। लेकिन जब हम बात कर रहे थे गद्य की, तो गद्य का जो आधुनिक काल था कहां गया? ये मामला आता है स्वातंत्र्योत्तर युग यानी आधुनिक काल, ये 1947 से शुरू हुआ था। तो ये खोपड़ी क्लियर रखिएगा कि गद्य साहित्य का जो आधुनिक काल है स्वातंत्र्योत्तर युग, वह 1947 के बाद शुरू हुआ, जबकि पद्य साहित्य का जो आधुनिक काल है वो 1843 में ही शुरू हो गया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि 10 नंबर हमें पक्का करना है, कंफ्यूजन में रहेंगे तो पक्का नहीं होगा। ये मेरी बात समझ में आई? गद्य साहित्य का जो आधुनिक काल है, जिसको स्वातंत्र्योत्तर युग कहते हैं, ये 1947 में स्टार्ट होता है, जबकि काव्य का यानी पद्य साहित्य का जो आधुनिक युग है वो 1843 में ही स्टार्ट हो गया था, यानी 1850 में ही चालू हो गया था। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देख रहा हूं। और बात करेंगे जो हमारा आधुनिक काल है, यानी 1843 के पहले का तो समझ गए, हमारा क्या चला? सबसे पहले आदिकाल चला, फिर पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल चला, फिर उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल चला, और अभी क्या चल रहा है? आधुनिक काल। अब आधुनिक काल का विभाजन देखा जाए, पुनर्जागरण काल जिसको भारतेंदु युग कहते हैं, वही है 1857 से 1900, यानी 1868 से 1900, यानी कुल मिला के एवरेज भारतेंदु युग है 1850 से लेके 1900। फिर द्विवेदी युग आता है जिसका नाम जागरण सुधार काल पड़ता है, 1900 से लेके 1922। फिर आगे बढ़ते हैं, 1922 से छायावादी युग चालू होता है, वही डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, चाहे उनको डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहिए, ख्यातिलब्ध आलोचक है, इनका समय शुरू होता है जिसका नाम छायावादी भी है। और आपको मैंने पहले भी बताया छायावाद नाम किसने दिया था? हाँ, मुकुटधर पांडे ने। तो छायावादी युग की जो समय सीमा है वो वही है 1922 के बाद से लेकर 1938 तक। छायावाद के बाद क्या आया? छायावादोत्तर युग। अब छायावादोत्तर युग में फिर दो मामले, एक प्रगतिवाद, एक प्रयोगवाद। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन दोनों की समय सीमा चली 1938 से लेकर 1960 के बीच में। और 1960 में नई कविता एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन हुआ, और उसके बाद से नई कविता युग चल पड़ा, जो अभी तक वर्तमान तक चलता चला आ रहा है। यानी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जो समय सीमा है वो ये आपके सामने गई। और ये जो आधुनिक काल है 1843 के बाद का डिवीजन ये रहा कि 1843 के बाद से लेकर के 1843 वहां लिखा था, वही 1850 मान लीजिए, 2-4 साल आगे पीछे चलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो लेकर के 1900 तक आता है पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल, भारतेंदु युग, ये सब एक ही का नाम है। ये हो गया 1900 तक, 1850 से 1900, 1900 से 1922 द्विवेदी युग, इसी द्विवेदी युग का नाम जागरण सुधार काल भी है। फिर इसके बाद आता है छायावादी युग जिसका नाम शुक्ल युग भी है। फिर आता है छायावादोत्तर युग। अब छायावादोत्तर युग के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ये दो नई शाखाएं दिखाई देती हैं जिनकी समय सीमा 1938 से लेकर 1960 के बीच में आती है। अब इसके बाद नई कविता, ये ध्यान रखेंगे ये दोनों छायावादोत्तर युग के ही अंग हैं। क्यों? क्योंकि छायावादी युग आपको पता है 1938 में आके छायावाद कंप्लीट हो जाता है। 1938 के बाद जो स्वातंत्र्योत्तर युग चला था, ये स्वातंत्र्योत्तर युग के दो भाग हैं, एक ये और एक ये। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? यहां थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो एक बार दोबारा देखिएगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारा 993 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी के मध्य है, वो तो वो काल विभाजन है, और 1850 के बाद जो आधुनिक काल चला है वो आधुनिक काल का विभाजन ये रहा। 1850 से 1900 भारतेंदु युग, जो वहां भी था यहां भी था। फिर आता है द्विवेदी युग, वही है 1900 से 1922। द्विवेदी युग के बाद आता है शुक्ल युग, शुक्ल युग का नाम ही है छायावादी युग, 1922 से लेकर 1938।
अब 1938 के बाद जो छायावादोत्तर युग चलता है, इसमें दो शाखाएं हैं, एक है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की शाखा और एक है हमारा नई कविता युग। तो प्रगतिवाद प्रयोगवाद कब से आता है? 1938 से लेकर 1960 तक, और 1960 के बाद जो अभी वर्तमान तक चल रहा है, ये नई कविता का युग है। ठीक है, किसी को यहां कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है और आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो तो स्वागत है, उसका तो कमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए। आगे बात करेंगे अगर हम प्रमुख कवियों की रचनाओं की, कि किस युग के कौन कवि अच्छे रहे। जैसे अभी गद्य में हम लोगों ने देखा, वैसे अगर बात करेंगे तो भारतेंदु युग के प्रथम कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रमुख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत अच्छी कविता हमारी प्रेम माधुरी है। उसी तरह से एक श्रीधर पाठक का नाम ले लीजिए, जिन्होंने कश्मीर सुषमा लिखी है। ये भारतेंदु युग के दोनों लोग कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक अच्छे कवि हैं। भारतेंदु जी की पुस्तक है प्रेम माधुरी और श्रीधर पाठक की है कश्मीर सुषमा। अगर हम द्विवेदी युग की बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के कवि हैं, जिन्होंने साकेत लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ये द्विवेदी युग के बहुत अच्छे प्रतिनिधि कवि हैं, जिनकी प्रिय प्रवास रचना अभी हम लोग को पढ़नी है। संयोग बता तो रहे, साकेत भी हम लोग को पढ़नी है। क्या नाम है उसका? एक पाठ है ना अपने में, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप जो पाठ है वो साकेत से लिया गया है और पवन दूती का लिया गया है प्रिय प्रवास से, दोनों हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के हैं, छायावाद के उन्नायक हैं, प्रवर्तक हैं, तो छायावादी युग की कविता हमारी कामायनी हो गई जयशंकर प्रसाद की। और महादेवी वर्मा भी छायावादी हैं, तो महादेवी वर्मा क्या भी हमको है, जाग तुझको दूर जाना, अभी हम लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस में। तो महादेवी वर्मा भी छायावादी हैं, जयशंकर प्रसाद भी छायावादी हैं। इसके अलावा दो छायावादी और हैं। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ये चार कवि छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से हैं। तो याद रखिएगा कि भारतेंदु युग के दो अच्छे कवियों का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक। भारतेंदु जी की बहुत अच्छी पुस्तक प्रेम माधुरी, श्रीधर पाठक की अच्छी पुस्तक कश्मीर सुषमा। द्विवेदी युग की बात करेंगे तो मैथिली शरण और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ये दोनों द्विवेदी युग के बहुत अच्छे कवि हैं। अगर बात करेंगे मैथिली शरण की पुस्तक तो साकेत बहुत अच्छी पुस्तक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की पुस्तक प्रिय प्रवास बहुत अच्छी है। छायावादी युग में बात करेंगे जयशंकर प्रसाद कामायनी, बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी। महादेवी वर्मा यामा, जिसपे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। प्रगतिवादी युग की बात करेंगे शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी पुस्तक है प्रलय सृजन, बहुत अच्छी पुस्तक। रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी पुस्तक है उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर का वो हम लोग को पढ़ना है रश्मिरथी, जो देवरिया कुशीनगर वाले होंगे उन्हें पता होगा, रश्मिरथी खंड काव्य पढ़ना है। तो प्रगतिवादी युग के दो अच्छे कवियों का नाम शिवमंगल सिंह सुमन और रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवादी युग की बात करेंगे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनकी बहुत अच्छी पुस्तक है आंगन के पार द्वार। नागार्जुन प्यासी पथराई आंखें, मतलब ये 2024 का क्वेश्चन है, प्यासी पथराई आंखें के रचयिता कौन है? नागार्जुन, याद रखिएगा। नई कविता गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, बहुत अच्छी किताब, गिरजा कुमार माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्होंने लिखा है खुशबू के शिलालेख। अगर इतनी तैयारी भी आपके पास है जितना मैंने अभी आज आपके सामने रखा, तो यकीन बता रहा हूं ये 10 नंबर आप ही का है, ये मेरा नहीं है। समझ में आई बात? जितना मैंने कहा, मैंने आपको क्या क्या बताया। आज मैंने काल विभाजन बताया हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का। फिर हमने देखा कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, जो दो युग हम लोग को पढ़ने हैं, दोनों की विशेषताएं, कांसेप्ट सीखा। दोनों युगों के प्रमुख लेखकों का नाम सीखा। फिर काव्य का काल विभाजन देखा और काव्य के प्रमुख कवियों का नाम। बबुआ, इतना अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है, जितना मैंने बताया, 10 नंबर आपका है। अगले वीडियोस में मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा बीच में मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो आज के लिए हम यहां आकर के अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। नवीन सत्र के प्रारंभ का आज पहला दिन था, इसलिए भी आप सभी को बहुत सारी बधाइयां। आप सभी चैनल से जुड़ जाइए। प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी। प्रतिदिन शाम 7 बजे, ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, अच्छे से तैयारी कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है। 30 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना, दिसंबर और जनवरी में शानदार रिवीजन कराना,
फरवरी में फिर बुलेट बैच के द्वारा रिवीजन कराना और फिर परीक्षा दिलाना, ये सारी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए। बस आप उतना करते रहिए जितना हम कह रहे हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में एक बार बता दीजिए। चलते चलते बस ध्यान रखिएगा कि कहीं कुछ बिगड़े ना, हम और आप एक दूसरे के साथ ऐसे मुस्कुराते हंसते रहें, क्यों? ठीक है ना? तो चलते चलते आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चलते चलते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये नहीं भूलना है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को हमारे दूसरे चैनल का नाम यानी आरएमटी गुरुकुल जरूर सजेस्ट करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, जो होगा इसी का दूसरा भाग। शानदार। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी।